तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टीच स्मार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज टीचिंग मेथड्स फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ऐसे बच्चों के लिए कौन सी टीचिंग मेथड्स का हम प्रयोग करें जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऐसे बच्चों का जो IQ है वो एवरेज और अबव एवरेज रहता है। ऐसे बच्चों के अंदर जो डिसेबिलिटी है, इट इज कॉल्ड हिडन हैंडीकैप, यानी एक अदृश्य अक्षमता होती है। ऐसे बच्चे जो आपके आसपास के वातावरण में रेगुलर स्कूल्स में ही आप उनको पाएंगे। आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिलो 2 ग्रेड्स लेवल रहता है। यानी अगर बच्चा 6 क्लास में है तो वो 4th ग्रेड का उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस रहता है। बच्चा अगर 8th में है तो 6 ग्रेड यानी 2 ग्रेड्स वो पीछे ही चलेगा, उसके लर्निंग आउटकम्स ऐसे ही होंगे। इसके अलावा उसको कोई भी और फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है। जो लर्निंग डिसेबल बच्चा है वो किसी अन्य जो हमारी दिव्यांगता है उसकी वजह से नहीं होती है। ऐसे बच्चों को जब आप कोई भी चीज समझा रहे हो तो आपकी जो अनुदेश है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने चाहिए। मीन्स आप उन्हें छोटे छोटे स्टेप में इंस्ट्रक्शंस देंगे तो बच्चा उसे बहुत इजीली फॉलो करेगा। जैसे आप कहें कि यहाँ आओ तो एक सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शन हुई, कॉपी लाओ। इसी के साथ आपने कहा डेट लिखो, उसने डेट लिखी, चैप्टर का नाम लिखो। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यानी कि टुकड़ों में आपने उसको चीजों को बताना शुरू किया तो बच्चा उसे कर रहा है 1 by 1। लेकिन अगर यही सारी चीजें आप एक साथ बोले, यहाँ आओ, कॉपी लेकर आओ, डेट लिखो, टॉपिक लिखो, वो सब उसके लिए इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब मैं क्या लिखूं आगे। इसलिए जब आप बच्चे को कोई भी संकेत दे, कोई इंस्ट्रक्शन दे तो उसे स्लोली स्लोली और उसे छोटे छोटे स्टेप में अगर आप तोड़ कर बताएंगे तो बहुत आसान होगा। इसी के साथ अगर आपने कोई उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अगर पेपर पे है ऑन पेपर और वो रिटन में है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो उसका प्रिंट लेटर है वो बड़ा होना चाहिए, फॉन्ट बड़े हो ताकि बच्चा उनको इजीली पढ़ सके। कि जो हमारी जो भाषा है उसका हमें प्रयोग करना है और जो संकेत वाले शब्द है उनको आपने रंगीन बनाना है, मीन्स उसको कलरफुल करना है। जैसे कि भाषा का प्रयोग, आप कोई चीज बच्चे को समझा रही हैं, जितना ज्यादा आप लैंग्वेज में जाके उसको क्लैरिटी से धीरे धीरे समझाएंगे बच्चा उसे समझ पाएगा। यानी कोई चीज सपोज एक किताब को उठाकर आपको टेबल पे रखना है और आप बच्चे को बताएं कि वो टेबल पे आप चाहते हैं कि वो सेंटर में रखे, तो आप उसे बोलेंगे कि बेटा इस किताब को उठा के, अब उस किताब का भी अगर पर्टिकुलर नाम है, सपोज हिंदी की किताब है, तो आप बोलिए कि आप हिंदी की किताब उठा के इस टेबल के सेंटर में रखिए। फिर देखिए वो कितना क्लियर उस चीज को कर पाता है। जहां पर हम कह रहे हैं कि संकेत है वहां पर शब्दों को रंगीन कीजिए यानी कलरफुल कीजिए। या तो आप उसे कलर पेन यूज कर सकते हैं, कलर चॉक यूज कर सकते हैं या स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह क्लियर डायरेक्शंस के लिए, क्लियर इंडिकेशंस के लिए बच्चा उस चीज को आसानी से फॉलो कर सके, इसलिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अनुदेश या पद, आप जो बच्चे को समझा रहे हैं उन मुख्य बिंदुओं को आपको श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इसी के साथ में जो वो शब्द है उसे रेखांकित करें जो इम्पोर्टेंट है। सपोज आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि जो किताब है वो सेंटर में रखी यानी कि बीच में रखो। तो बीच जो शब्द है, पहली बात तो आपने जो कहा वो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। आपने कहा फोकस किया कि उसको बीच में ही रखना है किताब को, तो वो जो डायरेक्शंस के लिए क्लियर है, आपने इस बीच शब्द को नीचे से अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे नॉर्मली आप सब देखते हैं कि जब क्लास में बच्चा टीचर पढ़ा रही होती है तो होमवर्क देती है। कई बार टीचर वर्बली ही होमवर्क देकर चला जाता है कि बच्चों पेज नंबर 15 पर आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं, बस दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं। अब टीचर ने बोल दिया पेज नंबर 15 पर 5 क्वेश्चंस करने हैं। जहां हमारा ये बच्चा है जिसे हम चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी कह रहे हैं,
वो बच्चा उस चीज को, वो वर्बल इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाया। इसलिए आप अगर उस चीजों को, होमवर्क को लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पर और उसे अंडरलाइन करेंगे, फोकस करेंगे, तो वो उसके लिए काफी आसान होगा और वो उस चीज को फिल्टर करके उस इंफॉर्मेशन को समझ पाएगा। स्पेशली जब आप फोकस करते हैं कि आपको पेज नंबर 15, अंडरलाइन द वर्ड 15, वो उसको याद रह जाएगा। तो ये चीजें सारी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है, इसलिए हमें इन चीजों को अपनाना चाहिए। प्रत्येक पद और अनुदेशन के लिए हमें अलग अलग रंगों की चौक प्रयोग करनी चाहिए। यानी आप कोई भी डायरेक्शन दे रहे हैं बच्चे को, कोई नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, तो आप उसके लिए अलग जो रंग हैं, चाहे आप क्रेयॉन कलर यूज कीजिए, आप कलर्ड स्केच यूज कीजिए, कलर्ड पेन यूज कीजिए, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे काम करें तो कलर्ड चॉक यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे आप बच्चे को अगर संधि विच्छेद सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए शब्द है हमारा विद्यालय, तो विद्या जमा आलय, अगर आप इनको दो रंगों में अलग अलग कर देंगे, जैसे विद्या को अपने ब्लू कलर से लिखा, आलय को अपने रेड कलर से लिख दिया, तो वहां पर बच्चा उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा। संधि विच्छेद जिसे आप सिलाबिकेशन कहते हैं, तो संधि विच्छेद में विद्या जमा आलय वो उसी बहुत इजीली कर पाएगा। बिकॉज ऐसे बच्चों को बहुत सारे स्टिमुलस चाहिए होते हैं, उन्हें हम अलग अलग वैरायटी के थ्रू, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू जो से उसके लिए इंटरेस्टिंग हो, उसके अटेंशन पावर को अपनी तरफ, यानी उस पढ़ाई पर लाने के लिए हम अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को इस तरह से चीजों को समझाएं। इसके अलावा अगर आप बच्चे को मात्रा सिखा रहे हैं, तो आप मात्रा में सपोज आ की मात्रा है और आप वो सिखाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे राम, नाम, काम, तो जहां जहां पर आ की मात्रा है, आप वहां वहां पर रेड कलर जो आपने यूज किया, या कोई भी स्पेसिफिक कलर आपको ठीक लग रहा है जो डार्क है और बच्चे के लिए या उसकी पसंद का हो, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे फोकस कीजिए, लिखिए। इसके साथ एक और चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपने कलर कोडिंग स्टार्ट की है, तो पहली बार आपने जो कलर कोडिंग जिस स्पेसिफिक चीज के लिए ली थी, उसे चेंज ना करें, उसे वही सेम ही रखें नेक्स्ट टाइम भी। जैसे आपको पता है कि जो रेड कलर है हमारा, वो हम कहते हैं कि अगर कॉल मिलानी है तो आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर रेड कलर है तो आपको फोन काटना है, इट मीन्स रेड मीन्स डेंजर, कट गया। हर जगह हम यूनिक सा मीनिंग समझते हैं। ग्रीन मीन्स ग्रीन सिग्नल यस एंड रेड मीन्स नो। इसी तरह जब आप कोई कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, पहले स्टेप में आपने उस कलर कोडिंग में बच्चे के साथ ग्रीन कलर में आ की मात्रा, आपने रेड कलर में आ की मात्रा सिखाई। दूसरी बार जब आप आ की मात्रा में या नेक्स्ट डे काम करते तो आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते, तो ऐसा ना करें। जो पहले आपने लिया है कलर, उसी को कंटिन्यू करें। बालकों को जब भी अनुदेश दे रहे हो, तो आपकी जो आवाज है उसका स्तर ऊंचा होना चाहिए, ना कि धीमा। यानी कि जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो जो डिस्टेंस पे बच्चे बैठे हैं, दूर बैठे पढ़ रहे हैं, और उस बच्चे तक मेरी आवाज क्लियर जानी चाहिए। मैं कहाँ पर शब्द के ऊपर फोकस कर रही हूँ, कहाँ मेरा जो वॉल्यूम है वो हाई है, कहाँ पर लो है, कहाँ किस वर्ड को मैंने स्ट्रेस देकर बोला, ये उस बच्चे तक क्लियर सुनना चाहिए। ठीक है, तो जो लास्ट में बच्चा बैठे हैं, आप ध्यान रखिए कि आपकी आवाज क्लियर, ऊंची और बिल्कुल साफ सुनाई दे। बालकों के अधिगम हेतु अधिक से अधिक आप चित्रों का प्रयोग करें, चित्रों के माध्यम का। क्यों? क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो विजुअली, उनको विजुअल, ऑडियो बहुत, और समटाइम्स आपको बहुत सारी एक्टिविटी के थ्रू भी बच्चों को चीजों को सिखाना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि आप उनको डायग्राम के थ्रू, चित्र के माध्यम से, इलस्ट्रेशंस यूज करके आप बच्चे को सिखाएं और बच्चा इजीली चीजों को सीखता जाए। जब आपने चैप्टर पढ़ा लिया, तो पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद लास्ट में, जिसे हम रिकैप्चुलेशन कहते हैं, वो करना जरूरी है। आप ऐसे बच्चों के साथ एक और चीज कर सकते हैं कि अगर चैप्टर लेंथी है, तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स पढ़ाने के बाद बच्चों को एक या दो क्वेश्चंस पूछते जाएं साथ साथ। और जब आपका लेक्चर फिनिश होता है, उस वक्त पे आप रिकैपिंग जरूर कीजिए और इम्पोर्टेंट चीजों को बोर्ड पर लिखिए, बच्चे को बताइए, उसके डाउट्स को क्लियर कीजिए। इन सारी चीजों को बार बार पढ़ने को, दोहराने को, याद करने को कहिए।
अलावा अगर आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज करना चाहते हैं, बच्चों के साथ स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं या बच्चे को कैलकुलेटर यूज करवाते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर आप ऑडियो टेप्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे को देना चाहते हैं, प्ले के थ्रू देना चाहते हैं और जिसमें बच्चा खुद सीख सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन देख के अगर कोई चीज़ करवाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कोई भी यूनिक रेसिपी, हमारे पास कोई ऐसी रेसिपी नहीं है एज इट इज़ जिसे उठाया और हमने बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ हर एक बच्चा यूनिक है तो हमें उसकी लर्निंग स्टाइल को देखकर ही हम अपने तरीके भी बदल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने बाकी लोगों के साथ और ऐसे माता पिता के साथ जरूर शेयर करें जिनके बच्चों को ऐसी दिक्कतें हैं और वो इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने बच्चे के लर्निंग आउटकम्स को बढ़ा सके। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।